नमस्ते। आज हम 19वीं सदी के यूरोप में झांक रहे हैं। एक ऐसा दौर था वो जब पुराने साम्राज्य हिल रहे थे और एक नई सोच, एक नई ताकत, राष्ट्रवाद, वो जगह बना रही थी। हमारे पास उस जमाने के कुछ अहम दस्तावेज हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उभार से जुड़े हुए, और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें छिपी बातों को और जो दिलचस्प मोड़ आए उन्हें समझें। शुरुआत करते हैं 1848 से। फ्रेडरिक सोरियू एक कलाकार थे। उन्होंने एक सपना देखा था कि दुनिया भर के देश, मतलब लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य, एक कतार में स्वतंत्रता की देवी को सलामी दे रहे हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं आज की गहरी पड़ताल। तो सवाल यह है कि ये राष्ट्रवाद की चिंगारी ये भड़की कहाँ से? लगता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ये बात शुरू हुई। हाँ बिल्कुल। क्रांति नहीं तो कहा कि अब राजा वाजा नहीं, लोग ही राष्ट्र बनाएंगे, अपनी किस्मत खुद तय करेंगे। और वो नए विचार भी तो आए। लापात्रे मतलब पितृभूमि और लेसीतोयेन यानी नागरिक, इनसे एक साझा पहचान बनी। सही कहा। फिर नेपोलियन आए। हाँ, उन्होंने प्रशासनिक सुधार तो किए, जैसे वो 1804 का सिविल कोड। हाँ, जिसने जन्म से मिलने वाले खास अधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सब बराबर। बिल्कुल। लेकिन साथ ही उन्होंने इस राष्ट्रवाद के विचार को जाने अनजाने में पूरे यूरोप में फैला दिया। और उसके नतीजे फिर मिले जुले रहे। कहीं स्वागत हुआ, कहीं विरोध। और यहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये राष्ट्र चीज क्या है? मतलब हम किसे राष्ट्र कहते हैं? 1882 में एक फ्रांसीसी विचारक थे, एर्नस्ट रेनिन। उन्होंने बड़ी गहरी बात कही इस पर। उनका कहना था कि राष्ट्र सिर्फ एक जैसी भाषा या नस्ल या मजहब या इलाके से नहीं बनता। अच्छा, तो फिर किससे बनता है? ये बनता है लंबे साझा इतिहास से, कुर्बानियों से, वफादारी से, एक शानदार अतीत हो, महान लोगों की यादें हों, और सबसे जरूरी आज साथ मिलकर कुछ करने की इच्छा हो। यही राष्ट्र की बुनियाद है। रेनिन ने तो इसे रोज होने वाला जनमत संग्रह कहा, डेली प्लेबिसाइट। रोज का जनमत संग्रह मतलब लोगों की इच्छा ही देश बनाती है, हर रोज। ये तो उस जमाने में बिल्कुल नई सोच थी। और शुरुआत में 19वीं सदी में ये राष्ट्रवाद काफी उदारवादी विचारों से जुड़ा था, है ना? जैसे व्यक्ति की आजादी। हाँ, कानून के सामने बराबरी, जनता की मर्जी से बनी सरकार, ये सब। हाँ, ये जरूर था कि वोट डालने का हक सबको नहीं था, खासकर संपत्तिहीन पुरुषों और महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं। सही। और अर्थव्यवस्था में वहां उदारवाद का मतलब था बाजारों की आजादी, व्यापार पर सरकारी रोक टोक कम हो। जैसे वो 1834 में जर्मनी में बना ज़ोलवेरिन सीमा शुल्क संघ, जिसने टैक्स वगैरह कम किए थे। हाँ बिल्कुल वही, व्यापार आसान बनाया उसने। लेकिन फिर 1815 में नेपोलियन की हार हुई और वियना कांग्रेस। हाँ, और उसके बाद यूरोप में रूढ़िवादी ताकतों का दबदबा बढ़ गया। मतलब राजशाही, चर्च, पुरानी सामाजिक व्यवस्था, इनको बनाए रखने पर जोर दिया गया। सेंसरशिप लगा दी गई, किताबें, नाटक, गाने, सब पर नजर। इंसानियत की प्राकृतिक इकाई बनाया है, और इटली को एक होकर गणराज्य बनना चाहिए। और इन विचारों का असर दिखा 1830 और खासकर 1848 की क्रांतियों में। यूरोप में जैसे एक लहर सी आ गई। हाँ, फ्रांस में फिर क्रांति हुई। कई जगह गरीब, बेरोजगार, भुखमरी के शिकार किसान, मजदूर सड़कों पर थे। और साथ में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग भी। उनकी मांगे थीं अपना संविधान हो, आजादी हो और बिखरे हुए इलाके एक राष्ट्र बने। जर्मनी की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट याद है? वो इसी कोशिश का एक उदाहरण थी, हालांकि वो सफल नहीं हो पाई। ये भी जानना दिलचस्प है कि राष्ट्रवाद सिर्फ लड़ाइयों और राजनीति से ही नहीं फैला। हाँ, संस्कृति का भी बड़ा हाथ था इसमें। एक आंदोलन चला था, रोमांटिकवाद। उसने तर्क और विज्ञान की जगह भावनाओं पर, अंतर्ज्ञान पर, लोकगीतों, लोक कथाओं पर जोर दिया। जैसे जर्मनी में ग्रिम बंधुओं ने पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की, ये मानकर कि देश की सच्ची आत्मा, वो वॉल्क्सगाइस्ट, इन्हीं में बसती है। बिल्कुल। और भाषा भी राष्ट्रीय भावना जगाने का एक बड़ा जरिया बनी। जैसे पोलैंड में रूसी कब्जे के खिलाफ। हाँ, वहाँ पोलिश भाषा पहचान और विरोध का प्रतीक बन गई। चर्च के समारोहों तक में इस्तेमाल होने लगी, रूसी मनाही के बावजूद। लेकिन वक्त के साथ इस राष्ट्रवाद का चेहरा भी बदला है ना। शुरू में ये आजादी और उदारवाद से जुड़ा था,
पर बाद में हाँ, बाद में मतलब सदी के मध्य तक आते आते ये ज्यादा सत्ता और ताकत की राजनीति से जुड़ गया, ज्यादा यथार्थवादी हो गया। जैसे जर्मनी का एकीकरण वो उदारवादियों ने नहीं किया, वो तो प्रशिया के चांसलर बिस्मार्क ने किया, सेना और नौकरशाही की मदद से। बिल्कुल, लौह और रक्त की नीति इटली में भी देखिए। मैज़िनी के जोशीले विचार तो थे, लेकिन एकीकरण में कावूर की कूटनीति और गैरीबाल्डी के सैन्य अभियानों का भी बड़ा रोल था। ब्रिटेन का मामला तो और भी अलग था शायद। हाँ, ब्रिटेन में कोई एक बड़ी क्रांति नहीं हुई जिससे राष्ट्र राज्य बन गया हो। वो एक लंबी धीमी प्रक्रिया थी, सदियों की। धीरे धीरे अंग्रेजी पहचान, अंग्रेजी संसद, अंग्रेजी भाषा, वो बाकी पहचानों पर जैसे स्कॉटिश या आयरिश, उन पर हावी होती गई और तब जाकर एक ब्रिटिश राष्ट्र बना। अच्छा, और ये जो हम देखते हैं, कलाकारों ने देशों को औरतों के रूप में दिखाया, जैसे फ्रांस के लिए मारियान, जर्मनी के लिए जर्मेनिया। ये क्यों? हाँ, ये नारी रूपक, ये एक तरीका था। राष्ट्र एक अमूर्त विचार है ना, उसे एक ठोस रूप देने का, एक चेहरा देने का, ताकि लोग उससे जुड़ सकें, उसे पहचान सकें। मारियान आज़ादी और गणतंत्र का प्रतीक बनी, लाल टोपी, तिरंगा। और जर्मेनिया, वो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती हैं। हाँ, क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है, तो जर्मेनिया वीरता का प्रतीक बन गई। ये तस्वीरें राष्ट्रीय एकता का भाव जगाती थीं, लोगों में गर्व भरती थीं। लेकिन फिर कहानी में एक खतरनाक मोड़ भी आया 19वीं सदी के आखिर में। बिल्कुल, आखिर तक आते आते वो शुरुआती उदारवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद अक्सर संकीर्ण और आक्रामक होने लगा। राष्ट्रवादी गुट अपने देश को सबसे महान और बाकी सबको दुश्मन समझने लगे, दूसरों से नफरत करने लगे। और इसका सबसे बुरा असर शायद बाल्कन इलाके में दिखा। हाँ, बाल्कन क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तो वहाँ कई छोटे छोटे राष्ट्र अपनी आज़ादी और पहचान के लिए आपस में लड़ने लगे। और ऊपर से बड़ी यूरोपीय ताकतें, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, वो भी अपने अपने फायदे के लिए इस आग में घी डाल रही थीं। और यही उलझी हुई स्थिति, यही तनाव आगे चलकर पहले विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बना। तो हमने देखा कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद एक जबरदस्त बदलाव लाने वाली ताकत बना। फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होकर नेपोलियन के जरिए फैला, उदारवाद और रूढ़िवाद के टकराव से गुजरा। हाँ, संस्कृति और कला ने उसे शक्ल दी और फिर जर्मनी और इटली जैसे देशों का एकीकरण हुआ। मैरियान और जर्मेनिया जैसे प्रतीकों ने उसे एक चेहरा दिया। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। इन दस्तावेजों से ये साफ है कि 19वीं सदी के अंत में यही राष्ट्रवाद जब साम्राज्यवाद से मिला, मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करने की होड़ से, तो कितना विनाशकारी साबित हुआ। सवाल ये है कि आज की दुनिया में जो इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, क्या राष्ट्रवाद के नए रूप उभर रहे हैं, और क्या उनके साथ भी वैसे ही या शायद नए तरह के खतरे जुड़े हैं जिन पर हमें आज गंभीरता से सोचने की जरूरत है।